नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये प्रश्न आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और इससे पहले हमने जो क्लास किए हैं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के भी क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS, तो इनसे जुड़े प्रैक्टिस प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशल लाभ। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कुशल लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम क्या है। तो शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, परमाल रासों को बैलड किसने कहा है। तो किस विद्वान ने परमाल रासों को बैलड कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाल रासों की भाषा कौन सी है। तो परमाल रासों की भाषा कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैसवाड़ी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बैसवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है। तो जयचंद प्रकाश किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भट्ट केदार। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, भट्ट केदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भट्ट केदार। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, भट्ट केदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो पद्धड़िया छंद का प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चतुर्भुज। विसलदेव रासों के प्रथम संपादक का नाम क्या है। तो विसलदेव रासों के प्रथम संपादक का नाम क्या है। ये प्रश्न भी आपका टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके प्रथम संपादक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीवन वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सत्यजीवन वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किस राजा ने दी है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि जो है किस राजा ने दी है।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव सिंह ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राजा शिव सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक किस विद्वान ने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को लेकर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अपना मत रहा है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये अर्ध प्रामाणिक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये प्रामाणिक है, और कुछ का मानना है कि ये अप्रामाणिक है। तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शालिभद्र सूरी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, शालिभद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ्य का विशद चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? तो गृहस्थ्य का विशद चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रावकाचार। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, श्रावकाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार का नाम क्या है? तो काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रथम काल विभाजन किया था। उनसे पहले गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई काल विभाजन करने का प्रयास नहीं किया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारवणी किस काव्य रचना की पात्र है? तो मारवणी जो है ये किस काव्य रचना की पात्र है? मारवणी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढोला मारूरा दूहा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ढोला मारूरा दूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से होता है? तो हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से होता है? तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राउलवेल। तो राउलवेल जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखवाणी के संपादक का नाम क्या है? तो गोरखवाणी के संपादक का नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है। ये प्रश्न आपका टीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या माना है? तो नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्तक काव्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है,
मुक्तक काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दार्शनिक काव्य कौन सा माना जाता है? तो निम्न में से दार्शनिक काव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाहुड़ा दोहा या फिर पाहुड़ दोहा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पाहुड़ दोहा को एक दार्शनिक काव्य माना जाता है और इसके लेखक हैं मुनि राम सिंह। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदवरदाई का प्रिय छंद क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो चंदवरदाई का प्रिय छंद का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छप्पय। तो चंदवरदाई का प्रिय छंद है छप्पय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को प्राकृतभास कहने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो अपभ्रंश को प्राकृतभास कहने वाले आचार्य का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। अपभ्रंश को प्राकृतभास हिंदी कहने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो अपभ्रंश को प्राकृतभास हिंदी, इससे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतभास और अब पूछा गया है प्राकृतभास हिंदी कहने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग रहा है, ये कथन किस विद्वान का है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग माना जाता है। तो ये कथन जो है ये किस इतिहासकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, क्योंकि आदिकाल में सबसे अधिक उनके जो ग्रंथ थे उनको अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक माना गया और सबसे अधिक नामकरण ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। तो सरहपा को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था एवं आदिकालीन साहित्य को जय काव्य किसने कहा है? तो आदिकाल को बाल्यावस्था एवं आदिकालीन साहित्य को जय काव्य किस इतिहासकार ने माना है या किस लेखक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था और जय काव्य माना है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिशैल को अपभ्रंश का पाणिनि किसने कहा है? तो पिशैल को अपभ्रंश का पाणिनि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिन विजय। तो जिन विजय जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट
किसने माना है या किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोला शंकर व्यास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भोला शंकर व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा में मुख्यतः या प्रमुखतः प्रयुक्त होने वाले छंद का नाम क्या है? तो अपभ्रंश भाषा में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाला छंद का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोहा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा का अपना छंद क्या है? तो अवधी भाषा का अपना छंद क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरवे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बरवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान या इतिहासकार का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गान ओ दोहा संग्रह किसका है? तो बौद्ध गान ओ दोहा संग्रह के किसका है और ये किस साहित्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है बौद्ध गान ओ दोहा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इस संग्रह के लेखक का नाम है हरप्रसाद शास्त्री। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराने सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? बहुत ही आसान सवाल है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पुराने सिद्ध कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सरहपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सिद्धों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो सिद्धों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार से आसाम तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बिहार से आसाम तक सिद्धों का क्षेत्र फैला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रथम प्राकृत। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली भाषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनफटे किसे कहा जाता है? तो कनफटे जो है ये किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाथ। तो नाथों को जो है कनफटे कहा जाता है या कनफटे योगी कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों में प्रथम कौन आते हैं? तो नाथों में प्रथम कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नागार्जुन। और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि आदिनाथ जो हैं ये नाथों में प्रथम आते हैं। आदिनाथ जो है ये शिव को कहा जाता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किस क्षेत्र में किया है? तो गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किस क्षेत्र में किया है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देश का पश्चिमी हिस्सा। तो देश का पश्चिमी हिस्सा में या पश्चिमी हिस्से में गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्रयानियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा? तो वज्रयानियों का प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भारत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पूर्वी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा जिसमें तथागत के वचन संकलित हैं? फिर से पढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा जिसमें तथागत के वचन संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपभ्रंश का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौमचर्यू। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पौमचर्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली। तो ये जो है मैथिली भाषा के अंतर्गत आते हैं, परंतु विद्यापति ने अवहट और संस्कृत भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय आलोचनात्मक कृति किसकी मानी जाती है? तो नाथ संप्रदाय आलोचनात्मक कृति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की कृति मानी जाती है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किस प्रकार की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गद्य पद्यमय। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो है ये गद्य पद्यमय कृति मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो कुमारपाल प्रतिबोध की भाषा क्या है या कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में इनमें से कौन से तत्व पर बल दिया गया है? फिर से पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में इनमें से कौन से तत्व पर बल दिया गया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। तो ये सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पहला आता है कठोर वाक संयम, ये बिल्कुल सही है। शारीरिक शौच, ये भी बिल्कुल सही है। और आंतरिक शुद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो कठोर वाक संयम, शारीरिक शौच और आंतरिक शुद्धि, ये सभी जो हैं ये नाथ संप्रदाय के तत्व माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। ये कथन किस आलोचक का माना जाता है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। नौलख पातिर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। ये किस लेखक की पंक्ति मानी जाती है? तो नौलख पातिर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। तो ये जो है गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्ति है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन धार्मिक साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल है? तो आदिकालीन धार्मिक साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो आपके सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। पहला है नाथ, फिर सिद्ध और फिर जैन। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये जो है इनको आदिकालीन धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये जो है किस रासो काव्य के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सचार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य के अंतर्गत आती हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सचार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किस रासो काव्य में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। तो ये जो है परमाल रासो के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाथ संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया है? ये जो हैं फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। तो इन्होंने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाल रासो। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौमचर्यू। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पौमचर्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो ने किसका आविष्कार किया है? तो खुसरो ने किसका आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सितार का आविष्कार किया है खुसरो ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कलिकाल सर्वज्ञ किस कवि को कहा जाता है या किस आचार्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, प्रवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कण्हप्पा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कण्हप्पा ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, उसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 74। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुमान रासों की प्रमाणित प्रति कहाँ रखी गई है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो खुमान रासों की प्रमाणित प्रति जो है ये कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे संग्रहालय में। तो पुणे संग्रहालय में इसकी प्रति रखी गई है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पृथ्वीराज रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो विसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 125। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में किस साहित्य की रचना अधिक हुई है? तो आदिकाल में किस साहित्य की रचना अधिक मात्रा में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य। तो सबसे अधिक जैन साहित्य की रचना हुई है आदिकाल में। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बुद्धिरास के रचनाकार का नाम क्या है? तो बुद्धिरास के रचनाकार का नाम क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, शालिभद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो के ग्रंथों की संख्या बताई जाती है कितनी? तो अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या जो है कितनी बताई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में अपभ्रंश रचनाएं हैं, तो सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पाहुड़ दोहा। तो पाहुड़ दोहा के लेखक हैं राम सिंह। फिर उपदेश रसायन रास। तो उपदेश रसायन रास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जिनदत्त सूरी। फिर ढोला मारूरा दोहा। तो ढोला मारूरा दोहा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है कुशल लाभ। और फिर परमात्म प्रकाश। तो परमात्म प्रकाश के लेखक का नाम है जोइंदू। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छुली रास के लेखक का नाम क्या है? तो कच्छुली रास के लेखक का नाम है प्रज्ञा तिलक। फिर पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम है जयानक। जयचंद प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो जयचंद प्रकाश के लेखक का नाम है भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक का नाम है मधुकर कवि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले सूची में काव्य ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में रचयिताओं के नाम। तो सबसे पहले आता है जीव दया रास।
तो जीवदया रास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आसगु या आसुग। फिर रेवंत गिरिरास, तो रेवंत गिरिरास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है विजय सेन सूरी। फिर नेमिनाथ रास, तो नेमिनाथ रास के लेखक का नाम है सुमति गणी या सुमति गुणी। और फिर प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम है आचार्य मेरुतुंग। तो आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। मिलान के प्रश्न जो है ये नेट में और DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं हैं उसमें कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले सूची में अपभ्रंश रचनाओं के नाम हैं और दूसरे सूची में रचना काल। तो सबसे पहले आता है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी का समय है 1124 1124। फिर स्थूलीभद्र रास, तो स्थूलीभद्र रास जो है इसका समय माना जाता है ऑप्शन नंबर 2 1209। फिर रेवंत गिरिरास या रेवंत गिरिराज, ये गलत होगा, रेवंत गिरिरास होगा यहाँ पे। तो रेवंत गिरिरास जो है इसका समय माना जाता है 1231। और फिर प्रबंध चिंतामणि, इसका समय माना जाता है 1304। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का समय क्या है? तो इनमें से अमीर खुसरो का समय क्या माना जाता है? तो इनका समय है 1255 से 1324 ईस्वी। तो 1255 से 1324 ईस्वी जो है ये खुसरो का समय है। इसके बाद आते हैं चंदवरदाई। तो चंदवरदाई का समय क्या है? तो इनका समय माना जाता है ऑप्शन नंबर 4 1149 से 1192 ईस्वी जो है ये चंदवरदाई का समय है। इसके बाद आते हैं विद्यापति। तो विद्यापति का समय क्या है? तो इनका समय है 1352 से 1448। 1352 से 1448 जो है ये विद्यापति का समय है। और फिर आते हैं सरहपा। तो सरहपा का समय है 769 ईस्वी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसलदेव रासो का रचना काल क्या है? तो विसलदेव रासो का समय है 1212 ईस्वी। फिर खुमाण रासो, तो खुमाण रासो का समय माना जाता है 1729 1729। फिर हम्मीर रासो का समय माना जाता है 1357 ईस्वी। और फिर चंदन बाला रास, तो चंदन बाला रास का समय माना जाता है 1200 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जिन पदम सूरी रास किस जैन कवि की रचना मानी जाती है? तो जिन पदम सूरी रास किस जैन कवि की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सारमूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा खंड किसने लिखा है? तो आल्हा खंड के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए जगनिक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जगनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा आदिकाल जो है वो समाप्त हुआ। अभी हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक
पंक्ति दी गई है जो भक्तिकाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपने भी अवश्य अवश्य जो है इसको सुना होगा। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं और फिर इसको पढ़ेंगे कि इसके कवि का नाम क्या है। तो पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्तियाँ किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्तियाँ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, ये भक्तिकाल के अंतर्गत आती है। तो इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैदास। तो ये रैदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना में कलयुग का वर्णन किया गया है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो तुलसीदास की किस रचना में कलयुग का वर्णन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ख और ग दोनों, यानी कवितावली और रामचरितमानस का उत्तरकांड, इन दोनों में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कवितावली और रामचरितमानस का उत्तरकांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नाभादास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्तिकाल। और रीतिकाल को जो है उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम क्या है? तो उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल। सुरसागर में कितने भ्रमरगीत प्रसंग हैं? तो सुरसागर में कितने भ्रमरगीत के प्रसंग मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो 3 प्रसंग मिलते हैं सुरसागर में भ्रमरगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालचंद द्वारा रचित पद्यमणि चरित की भाषा कौन सी है? तो लालचंद द्वारा रचित पद्यमणि रचित की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अवध गगन मंडल धर कीजिए, पंक्ति किसकी है? तो अवध गगन मंडल धर कीजिए, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कबीरदास की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है लोई। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, लोई। और इनके पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्री संप्रदाय की स्थापना जो है किस आचार्य ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, रामानुजाचार्य। टट्टी संप्रदाय किस संप्रदाय को कहते हैं? तो टट्टी संप्रदाय जो है किस संप्रदाय को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सखी संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वामन भट्टन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वामन भट्टन। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, राघवानंद। तो राघवानंद जो हैं इसके लेखक हैं सिद्धांत पंचमात्रा के। राम रक्षा स्रोत ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो राम रक्षा स्रोत ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कबीर ग्रंथावली बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इस पुस्तक की रचना जो है किस विद्वान ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाबू श्याम सुंदर दास। रमैनी किसकी रचना मानी जाती है? तो रमैनी जो है ये किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। रमैनी शब्द ये जो हैं इसके लेखक हैं कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो अष्टछाप की स्थापना जो है ये किस आचार्य ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विट्ठलनाथ। और अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन थे? तो इसके दार्शनिक गुरु थे वल्लभाचार्य, जो विट्ठलनाथ के पिता थे। तो यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1565। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कुंभन दास। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन अष्टछाप कवि गुजरात के तिलोत्तरा गांव से संबंधित था? तो निम्न में से कौन अष्टछाप कवि गुजरात के तिलोत्तरा गांव से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है ये गुजरात
तिलोत्तरा से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत रास का वर्णन किसमें है? तो वसंत रास का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गीत गोविंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, गीत गोविंद। तुलसीदास का जन्म आचार्य शुक्ल ने कब माना है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1532 1532 ईस्वी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान को भी लेकर कई विद्वानों का अपना मत रहा है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सोरो में हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म जो है वो राजापुर में हुआ था। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर भक्तों का मूल स्थान क्या था? तो अलवर भक्तों का मूल स्थान क्या था, वो कहाँ से आते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। अलवर भक्तों के पद किस भाषा में है? तो अलवर भक्तों के पद किस भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा में है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु स्वामी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संत कवि कौन नहीं है? तो इनमें से कौन संत कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरदास। ये जो हैं ये संत कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी कबीर, गुरु नानक और सुंदरदास ये संत कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सुदर्शन चक्र का अवतार किस आचार्य को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्काचार्य। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, निम्बार्काचार्य। निम्न में से निम्बार्काचार्य के ग्रंथ कौन से हैं? तो इनमें से आचार्य निम्बार्काचार्य के ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, ये बिल्कुल सही है। प्रपन्न कल्पवली, ये भी बिल्कुल सही है। और श्री कृष्ण स्तवराज, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 2 की शुरुआत होगी और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य के जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे प्रश्न उत्तर मैराथन क्लास हमने किए थे, जैसे 2000 प्रश्न उत्तर, 1100 प्रश्न उत्तर, 2 बार हमने 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास किया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।